हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विश्वगुरु एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में। और आज हम चर्चा करेंगे उन कृषि कानूनों के बारे में जिनकी वजह से आज भारत सरकार और हमारे अन्नदाता एक दूसरे के आमने सामने आ डटे हैं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। आइए समझते हैं सरल भाषा में कि किसानों की, अन्नदाताओं की असली चिंता क्या है और सरकार उसको क्यों वापस नहीं लेना चाह रही। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये लैंड रिफॉर्म्स का ही एक हिस्सा है, कि ये भूमि सुधार का ही एक हिस्सा है। तो भूमि सुधार कानून के अंतर्गत सरकार को काम करना चाहिए और सरकार अपना जो काम कर रही है उससे क्या चिंताएं किसानों को बन रही हैं, क्या रीज़न है, हम उसी को समझने के लिए आइए चर्चा करते हैं मेरे साथ। सबसे पहले जो कृषि कानून है उसका नाम आप समझें, नाम पढ़ें कि कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020, यानी कि द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। इस कानून के ऑब्जेक्टिव और जनरल मीनिंग क्या है वो हम समझते हैं। फार्मर्स प्रोड्यूस यानी कि फार्मर का जो भी प्रोड्यूस है, जो भी किसान अन्नदाता उपजाता है अपने खेत में मेहनत करके, वो चीज़ें हैं उनका ट्रेड और कॉमर्स है। ट्रेड यानी कि सेल और परचेज, और कॉमर्स यानी कि उसमें लगने वाला दूसरी चीज़ें, फर्टिलाइजर्स, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ मिला के वो सब कॉमर्स की श्रेणी में आ जाएगा। ट्रेड छोटी चीज़ है, कॉमर्स बड़ी चीज़ है। प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन, इन सभी चीज़ों का प्रमोशन यानी इनको बढ़ाने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है और उसका सरलीकरण करने की कोशिश कर रही है, ताकि ये जो चीज़ है, ये जो सारा प्रोसेस है, इस प्रोसीजर को सरल करना चाहती है। तो ये ऑब्जेक्टिव और जनरल मीनिंग है इसका अर्थ है, इसके उद्देश्य हैं। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि मेन प्रोविजंस, मुख्य प्रावधान इस एक्ट में क्या किए गए हैं। तो सबसे पहले कि ट्रेड एरियाज आउटवर्ड एपीएमसीज, कि एपीएमसीज जो हैं जहां पे किसान, एपीएमसी क्या होता है सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। एपीएमसी से तात्पर्य एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस एंड मार्केट कमेटी। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है उसके लिए मार्केट कमेटियां जो बनाई जाती हैं, जिनको आप मंडियां बोलते हैं, कृषि उपज समिति बोलते हैं, कृषि समिति हैं, तो वो सारी यानी कि किसानों को एक सुविधा दी जा रही है कि वो अपनी जो फसल है वो एपीएमसी छोड़ के कहीं दूसरी जगह भी, जहां वो चाहे, जहां मर्जी उसका मन करे, वहां अपनी फसल को ले जा करके बेच सकता है। एपीएमसी में पहले बेचने की बाध्यता होती थी। और एपीएमसी का गठन कब किया गया था? तो एपीएमसी का जो गठन है वो पंडित नेहरू की सरकार में ही हो गया था। और भी ये सब किस लिए किया गया था? ये किया गया था किसानों को शोषण से और जमींदारों और साहूकारों के चंगुल से निकालने के लिए, जहां पे किसान उनसे बच के अपनी फसल को बेच सकता था। ये सब कैसे हुआ? पहले क्या होता था, आपने पुरानी फिल्मों में देखा भी होगा कि कैसे साहूकार जो लोग थे वो गरीब किसानों से अंगूठा करवा लेते थे, उनकी ज़मीन हड़प लेते थे और ब्याज की रकम में उनकी सारी फसल खेत से उठा ले जाते थे और किसान के हिस्से कुछ नहीं आता था। तो इन सब चीज़ों के लिए जब स्वाधीनता संघर्ष चल रहा था तो उन दिनों में भारतीय नेताओं ने किसानों से भी ये वायदा किया था कि जब आज़ादी मिलेगी तो उनको भी जमींदारों से, साहूकारों से मुक्ति दिलवाई जाएगी, उनको भी उनके चंगुल से निकलवाया जाएगा। कुछ ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे किसान अपनी फसल को आराम से उन लोगों से बचा के कहीं और बेच सके और उसका मूल्य उसे मिल सके, उसका भी घर बार अच्छे से चल सके। जब देश आज़ाद हो गया तो क्या हुआ? देश आज़ाद होने के बाद जितने भी राज्य सरकारें थी, क्योंकि ये विषय जो था ना कृषि, ये कृषि क्या है, ये किसका विषय है? ये राज्य सूची का विषय। शक्तियों का वर्गीकरण जिस टाइप से किया गया है उसमें तीन हमारे पास सूचियां हैं संविधान में। कौन कौन सी हैं? एक है केंद्र सूची, एक है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। इन तीन लिस्ट में दोनों की पावर्स को बांटा गया है, बताया गया है कि केंद्र सूची जो है उसमें जितने भी विषय हैं उन सभी पे केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। राज्य सूची में जितने विषय हैं उन सभी पे राज्य सरकार कानून बना सकती है। और समवर्ती सूची में जितने विषय हैं उन पे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं
और यहीं पे मामला फंसता है। यदि राज्य सरकार और केंद्र सरकार किसी तरह से भी डिस्प्यूट में आ जाते हैं, विवाद में आ जाते हैं, तो उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट में होगा और सुप्रीम कोर्ट ज्यादा प्राथमिकता देगा, प्रेफरेंस देगा किसको, जो भी डिसीजन केंद्र सरकार ने या जो कानून केंद्र सरकार ने बनाया है उसी को वरीयता दी जाएगी। और इसी में समवर्ती सूची में एंट्री नंबर 33, इसी को आधार बनाकर वर्तमान कानून बनाए गए हैं। क्योंकि राज्य सूची के पास भी विषय है कृषि और ये इसकी एंट्री नंबर 14 में दिया गया है। लेकिन ठीक वैसा ही अधिकार समवर्ती सूची में केंद्र को भी है और यदि डिस्प्यूट हुआ तो वो कहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाके ये तथ्य ठहरेगा नहीं कि केंद्र सरकार ने कुछ गलत किया है। तो कानून बनाना उसका अधिकार था, उसने बना दिया। अब आप आगे समझिए कि इसमें क्या क्या प्रोविजंस, क्या क्या प्रावधान सरकार ने किए हैं जिससे कि किसानों को फायदा होगा और किसानों की समस्याएं क्या है, हम इस पे भी जरूर चर्चा करेंगे। नहीं तो इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, वो आंदोलन बेवजह नहीं हो रहा है, कुछ तो चिंताएं किसान भाइयों की भी हैं, तो उन पे भी बात करेंगे। तो पहले लेकिन हम सरकार का पक्ष जान लेते हैं कि सरकार ने किस हिसाब से इसको बनाया है। तो देखिए, एपीएमसी सेंटर्स बनाए गए थे कि साहूकारों से बचाना है, जमींदारों से बचाना है, उन सब से बचा के किसान अपने फसल को एपीएमसी ले जाएगा। और इस बीच यदि किसान की फसल कोई और ले रहा है, बीच में कोई और खरीद रहा है, चाहे वो साहूकार है, जमींदार है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। किसान बाध्य है अब इस एपीएमसी के आने के बाद कि वो एपीएमसी में ही जाए, अपनी नजदीकी एपीएमसी, यानी कि अपने एरिया की जो सबसे नजदीकी एपीएमसी उसकी लगती है उसमें ले जाके अपनी फसल को बेचेगा। ठीक है, यहां तक ओके। लेकिन क्या था, एपीएमसी में किसान अपनी फसल को उससे दूसरी किसी एपीएमसी में नहीं लेके जा सकता, किसी दूसरे राज्य की एपीएमसी में नहीं लेके जा सकता, अपनी सबसे नजदीकी वाली जो भी उसके एरिया की डिस्ट्रिक्ट की लगती है वहां पे ही वो लेके जाएगा और वहीं फसल बेचेगा, उसके अलावा वो कहीं और नहीं जाएगा और इससे बाहर कहीं नहीं बेचेगा। तो किसान को एक ऑप्शन दिया गया एपीएमसी। ठीक, आगे समझते हैं। तो यहां सरकार कह रही है कि ट्रेड एरियाज आउटवर्ड, यानी कि एपीएमसी सेंटर जो है, किसान को हक क्यों ना हो कि वो अपने प्रोडक्ट को अपने नजदीकी एपीएमसी से हटा के, यदि उसको अच्छा रेट दूसरे डिस्ट्रिक्ट की एपीएमसी में मिल रहा है तो अपनी फसल को वहां लेके जाए और वहां बेचे। हो सकता है वहां पे कुछ बेटर मिल रहा हो या वहां पे कुछ दूसरी सुविधा उसे मिल रही हो तो वो लेके जा सकता है। अब यहां पे ये प्रोविजन दे दिया गया। एक और प्रोविजन दिया है कि कोई और भी, यानी कि कोई भी कोल्ड स्टोरेज होते हैं, वेयर हाउस हैं, दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, यानी कि दूसरा किसी का मान लो कि अचार बनाने का बिजनेस है, उसको चाहिए है, आम चाहिए है, कुछ और नींबू चाहिए, तो किसी भी तरीके से फल सब्जी भी इसमें शामिल। और इसके अलावा खेत की जो भी अपने आटा बनाने वाले कोई कंपनी जो आटा बना के बेचती है पैकिंग वाला, तो उसको गेहूं चाहिए है, तो ऐसी भी कंपनियां खेतों के पास ही कोई एक सेंटर बना लेंगी, लेकिन परमानेंट नहीं होगा, एक टेम्परेरी सेंटर बनाएंगी और उस सेंटर में वो सभी किसानों से उनके खेत के पास ही सारा का सारा सामान, उनकी उपज जो है वो खरीद लेगी, उसको वहां पे दाम दे देगी। यानी कि एपीएमसी में जा तो सकता था, साहूकारों से भी बच गया था, जमींदारों से बच रहा था, लेकिन एपीएमसी में करप्शन भी था। वहां पे अगर सरकार ने रेट तय कर रखा है 1850 रुपए, 1950 रुपए किसी भी फसल के लिए, तो उसको यहाँ ये नहीं मिल पाता था, उसको वहाँ पे 1500 के हिसाब से मिलता था, 1400 के हिसाब से मिलता था, ट्रांसपोर्टेशन अपना करना पड़ता था, उपज को वहाँ ले जाके तुलवाना, क्वालिटी चेक कराना, तो बहुत सारे झंझट थे। इसके अलावा वहाँ पे उसको टैक्स देना पड़ता था, जो आड़ती लोग हैं वो भी अपना कमीशन लेते थे। इसके अलावा उसको वहाँ पे जो रूरल डेवलपमेंट टैक्स है कुछ स्टेट्स में वो भी देना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ों से, इन सब झंझटों से बचने के लिए किसान को एक सुविधा दी गई है कि वो अपने नज़दीक, खेत के नज़दीक अपनी फसल को बेच सकता है और वहीं पे वो उसको ट्रांसपोर्टेशन करके नहीं लेके जाना पड़ेगा, उसको जाके मार्केट टैक्स है वो देना, रूरल डेवलपमेंट टैक्स है वो देना, और भी किसी तरह का कोई सेस है वो देना, ये सब चीज़ों से वो बच जाएगा। तो अपने आप में ये पहली लाइन पढ़ने में देखने में बहुत अच्छी है कि ट्रेड एरियाज आउटवर्ड एपीएमसी सेंटर मंडियों से अलग, कृषि समितियों से अलग वो अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है। दूसरा क्या है, इंटरस्टेट इंट्रास्टेट। इंटरस्टेट
और इंट्रा स्टेट मतलब वो क्या है कि अपने राज्य की किसी दूसरी एपीएमसी में जा सकता है तो वो किसी दूसरे राज्य की एपीएमसी में भी जा सकता है। यानी कि अगर कोई किसान है वो हरियाणा में फसल उगा रहा है, उसको लग रहा है कि उसको कर्नाटका में उसकी फसल का बढ़िया रेट मिल रहा है तो वहां पे भी अपने लेके जा सकता है, वो फ्री है, उसको फ्री कर दिया गया है, उसके लिए ऑप्शंस बढ़ा दिए गए हैं। तो आगे समझिए ऑनलाइन ट्रेडिंग, इससे वो ऑनलाइन ट्रेडिंग करेगा तो कि उसको ऑनलाइन ट्रेडिंग से भी फायदा होगा, वो बिचौलियों से बचेगा, डायरेक्ट सेल करेगा। अब कोई भी फसल है वो सस्ते में किसान के पास से निकल के आती है, लेकिन वो कई बिचौलियों के माध्यम से होते होते जब हम तक पहुंचती है, जब हमारी गली में सब्जी वाला आता है, मान लो कि सब्जी लगा लो आप, तो सब्जी वाला जब गली में आता है तो वो एक उस 5 रुपए की 10 रुपए की चीज को यहाँ तक 50 रुपए बना देता है। तो क्या हुआ, अगर हमें चाहिए, किसी और को चाहिए, कोई बड़े लेवल पे थोड़ा खरीद के फिर बेचना चाह रहा है, तो कुछ ना कुछ बिचौलिए तो साफ हो ही जाएंगे। तो ये जो ऑनलाइन ट्रेडिंग होगी, इसको किसान को झट से पैसा मिलेगा उसके अकाउंट में, उसको फायदा भी होगा, जल्दी बिकेगी और सही रेट पे भी। यानी कि उसको भी 10 की वहां से अगर उसको 5 या 10 में उठाई गई थी तो हो सकता है उसको 15 रुपए मिल जाए और हमें 5 रुपए कम मिले। तो ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रावधान है। नो स्टेट टैक्स, हाँ केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि जो ट्रेड सेंटर्स बनेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, एपीएमसी से अलग जो भी ट्रेड सेंटर जो खरीदेंगे, जिस भी एरिया में बनेंगे, वहां पे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट किसी भी तरह का सेल टैक्स, स्टेट अपनी तरफ से कोई भी सेल टैक्स या किसी भी तरह की फीस, किसी तरह का सेस या फिर कोई भी ऐसा शब्द जो इन शब्दों की जगह ले सकता है, उसका इस्तेमाल नहीं करेगी। यानी कि कोई टैक्स, कोई चार्ज उन जगहों पे नहीं लगेगा। समझ में आ रही बात? इसके बाद लास्ट जो ऑप्शन है वो है डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। तो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म से आप क्या समझते हैं? डिस्प्यूट क्या होता है? डिस्प्यूट होता है विवाद, सेटलमेंट सुलझाना, मैकेनिज्म उसका मैकेनिज्म क्या है कि किस तरह से वर्क करेगा। तो ये बात बताएगी कि डिस्प्यूट अगर होता है, हो सकता है ट्रेड सेंटर जिसने भी खोल रखा है, जिसने बनाया, जो फसल किसान से ले रहा है, उसके खेत के पास में ही फसल ले रहा है, लेकिन कोई किसी बात पे विवाद हो जाता है, किसी रेट पे विवाद हो जाता है, तो यहाँ पे अगर डिस्प्यूट हुआ तो डिस्प्यूट जो है वो उसका फैसला वो जो लोकल एसडीएम वहाँ होंगे उस डिस्ट्रिक्ट के, वहाँ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट उसके पास जाएगा ये मामला, और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो है कॉन्सिलेशन बोर्ड की स्थापना करेगा, और उस बोर्ड में एक तो एसडीएम से के अधीन कोई अधिकारी होगा, 2 किसान की तरफ से होंगे और 2 सेंटर की तरफ से होंगे। वो लोग बैठेंगे और उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। यदि नहीं सुलझा पा रहे हैं तो फिर वो वापस एसडीएम के पास वो मामला जाएगा, एसडीएम फिर 30 दिन लेगा, फिर से सुनेगा बात को, वो भी नहीं कर पा रहा तो उसके बाद वो कलेक्टर को, इसके बाद अपील कर सकती है पार्टी कलेक्टर के पास। तो कलेक्टर के पास जाएंगे, कलेक्टर या तो खुद या फिर अपने अधीन किसी भी अपने असिस्टेंट कलेक्टर को ये मामला सौंप देगा और वहां वो सुनवाई करेगा, जिसको अधिकृत कर देगा। अब ये होने के बाद भी अगर सेटलमेंट नहीं हो रहा है तो आगे अपील करने का अधिकार नहीं है, असली जो कलेक्टर ने वहां पे जो डिसीजन दे दे वो मान्य होगा। तो यहां अब हमने समझा, हमने सरकार का पक्ष समझा है। अब देखिए, किसान बाध्य है एपीएमसी सेंटर जाने के लिए, यानी कि आप अपनी फसल को बो, उसका प्रोडक्शन होने के बाद, उसको हार्वेस्टिंग के बाद, कटाई के बाद फिर आप लेके जाओ उसको अपने नज़दीकी एपीएमसी, चाहे वहाँ पे रेट कुछ भी हो, चाहे वहाँ पे कितने भ्रष्ट लोग हों, चाहे वहाँ पे आपकी पहले से रंजिश हो चुकी हो किसी अधिकारी से, वहाँ पे आपकी किसी से बनती ना हो। वहाँ पे कुछ गिने चुने होलसेलर होते हैं, लाइसेंस वाले तो वो होते हैं, लेकिन लाइसेंस क्या है, वो लाइसेंस लेके रखे हुए हैं। वहाँ पे थोड़ा सा एक क्या होता है, अल्पतंत्र भी विकसित हो जाता है कि वो आपस में मिल जाते हैं और वो आपको आपकी एमएसपी पे भी नहीं खरीदते, वो आपको दौड़ाते हैं, वो आपको वहाँ से भगाते हैं, वो मना कर देते हैं लेने से कि इतने में नहीं बिक रहा, देखो पड़ा है, नहीं चल रहा, तो आपको सस्ते में बेचना पड़ता है। तो आप वहाँ करप्शन है, लेकिन ये करप्शन उस टाइप का बुरा काम नहीं है जो बैड प्रैक्टिस पहले के ज़माने में थी, जिसे हटाया गया था एपीएमसी का निर्माण करके। जी, साहूकारों और जो सूदखोर थे उनके चंगुल से जो किसानों को बचाएंगे, वो बहुत बड़ा काम था, वहाँ से निकाला। यानी कि हम कहते हैं एक बड़ी समस्या से आए, लेकिन एक छोटी समस्या, एक और समस्या ने फिर से घेर लिया। अब एपीएमसीज में ही क्यों बेचें? अगर दूसरे लोगों को अधिकार है, कोई जूते बनाने वाली कंपनी अपने जूते यहाँ बना के बेंगलोर बेच सकती है, तो किसान को भी तो अधिकार होना चाहिए ना कि वो अपनी फसल को अपने नज़दीकी एपीएमसी के बजाय अपने ही राज्य के किसी दूसरे एपीएमसी में या फिर किसी दूसरे राज्य की एपीएमसी में जाके बेच सके। और यहाँ पे भी क्यों?
इसके अलावा भी उसके पास ऑप्शंस हैं कि वो किसी ट्रेड सेंटर में जाके या उसके फार्म गेट कोई खुला है अपने खेत के पास ही किसी ने सेंटर बनाया है तो वहाँ पे बेच सकता है, किसी और लोगों को बेच सकता है, तो उसको फ्री किया गया है। इट मीन्स कि उसको चॉइसेस दी गई हैं। सरकार बार बार ये दोहरा रही है कि हमने एपीएमसी को खत्म नहीं किया है। एक इंटरस्टेट ये वही, इसमें वही आ गया कि अपने स्टेट में और स्टेट से बाहर दूसरे स्टेट में भी, और ऑनलाइन ट्रेडिंग का फायदा किसान को डेफिनेटली मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। स्टेट टैक्सेस बिल्कुल जो स्टेट्स हैं उनको अलाउ नहीं करेगी केंद्र सरकार कि वहाँ पे वो किसी भी ऐसे जो नए सेंटर बनाए जाएंगे वहाँ पे टैक्स वो लेंगे, किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं होगा, टैक्स फ्री होगा। और इससे क्या होगा, एपीएमसीज महंगे हो जाएंगे। लेकिन तो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म ये बता दिया, आप समझ गए हैं। एसडीएम को पावर दे दी गई है, एसडीएम के बाद ज़्यादा कलेक्टर तक जा सकते हो, इसके अलावा कहीं नहीं जा सके। वहाँ जो फैसला हो गया वो मान्य है, वो मानना पड़ेगा। अब आप समझिए, इतने अच्छे कानून हैं, अगर सरकार ने जैसे बताया कि भाई हमने तो अधिकार दिए, हमने तो उनके चॉइस को बढ़ा दिया है, हमने तो उनको गिफ्ट दिया है, तो किसान फिर क्यों आंदोलन कर रहे हैं? यहां से समझने की बात है। अब आप समझिए, ट्रेड एरियाज आउटवर्ड एपीएमसी, एपीएमसी में टैक्स है, किसान जाएगा नहीं। यहां पे बोल दिया गया स्टेट टैक्सेस नहीं ले सकते, जो भी नए सेंटर बनेंगे किसान वहां भाग भाग के जाएगा, तो ऑटोमेटिक एपीएमसी खत्म हो जाएगी। एपीएमसी में लेकिन दूसरे तरह की सुविधाएं होती हैं, वहाँ आड़ती जो होते हैं, कमीशन एजेंट होते हैं, वो किसान के लिए जो भार वगैरह करवाते हैं वो, दूसरी कई तरह की जो सुविधाएं हैं वो, और वहाँ पे काम करने वाले लोग लाइसेंस वाले और रजिस्टर्ड भी होते हैं, तो रजिस्टर्ड भी हैं वो, तो उनसे घबराने की जरूरत नहीं। वहाँ पे कोई आपका पैसा लेके भाग नहीं सकता है, जो मिलेगा मिलेगा जरूर। ठीक, यहाँ पे क्या कर दिया है कि जो ऑनलाइन सेंटर्स वाले होंगे उनके पास एक पेन, सिर्फ पैन कार्ड तो आप डुप्लीकेट भी बनवा सकते हो, पैन कार्ड से वो भाग भी सकता है। और सबसे बड़ी बात, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म में सिर्फ एक एसडीएम को बोला गया है कि एसडीएम और कलेक्टर तक आप जा सकते हो। और जैसे कि आप जानते हैं कि एसडीएम और कलेक्टर जो होते हैं वो सरकार के ही नुमाइंदे होते हैं, वो इससे बढ़ के सरकार से ऊपर जाके वो काम कभी कर ही नहीं सकते हैं। बहुत रेयर चांस है कि वो सरकार अगर दबाव डाले किसी भी उद्योगपति के दबाव में कि वो मानेंगे, तो वो तो भाई उनके अकॉर्डिंग काम करेंगे, उनको अपनी नौकरी प्यारी है। तो यहाँ पे थोड़ी ज्यादती हो रही है। अगर यहाँ पे मामला कोर्ट तक पहुंचाया जाता है कि कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट तक जा सकते हैं, तो मामला कुछ और बनता तो फिर लगता, लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। दूसरा, एमएसपी। एमएसपी क्या होता है? आप समझते हैं कि एमएसपी क्या होता है? एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, इसमें उसका जिक्र भी नहीं किया गया है। अब देखिए, अगर वो इन सेंटर्स पे जा रहे हैं तो सेंटर्स में जाने के बाद एमएसपी की गारंटी क्या है? एमएसपी की कोई गारंटी नहीं है। तो किसानों की जो चिंताएं हैं, इस बिल ये जो हमने एक्ट लिया, इस एक्ट से इतनी ही है। इसमें हमने एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्या समझा? एक चीज आपने, एक पॉइंट और पढ़ा कि केंद्र, राज्य और समवर्ती सूचियां होती हैं। कई लोग, मैंने आंदोलन में कई लोगों को ये कहते सुना कि वो सरकार को चुनौती देंगे कि ये तो उनके मानव अधिकारों का उल्लंघन है, ये तो राज्य सरकार के जो अधिकार हैं उसमें हस्तक्षेप किया है केंद्र सरकार ने, और हम कोर्ट में घसीट देंगे। राज्य कई हमारे माननीय जो लोग हैं वो कह रहे हैं, विधायक सांसद, कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। उनके लिए एक बात हम बता दें कि किसी भी तरीके से वो केंद्र सरकार को इसमें परेशान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राज्य सरकार का विषय बेशक से है। एंट्री नंबर 14 स्टेट लिस्ट में शो करती है कि कृषि जो है वो अधिकार क्षेत्र में आता है राज्य के, लेकिन समवर्ती सूची की एंट्री नंबर 33 केंद्र को भी ये अधिकार देती है कि वो इस विषय पे कानून बना सकता है। और ये क्योंकि कानून जो बने हैं ये एंट्री नंबर 33 का ही यूज करके बनाए गए हैं, और इसको, ये जो अधिकार चेंज हुए थे, मूल संविधान में अधिकार जो कृषि से संबंधित जितने भी थे वो सारे राज्यों के पास थे, लेकिन इसको 9वीं अनुसूची में डाल के संविधान संशोधन करके माननीय पंडित नेहरू जी ने ही केंद्र के अधिकार क्षेत्र में लिया था, क्योंकि उनके ऊपर दबाव बढ़ रहा था। किसानों की दुर्दशा बढ़ती जा रही थी आज़ादी के बाद भी, और किसानों को लग रहा था कि उनको स्वतंत्रता नहीं मिली है। इसी चीज के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में लेने के बाद एक लाइन जुड़वा दी यहाँ पे, जो राज्य के जो कृषि से संबंधित हमने बताया लिस्ट जो है हमारी स्टेट लिस्ट, उसमें जो एंट्री नंबर 14 है, तो एंट्री नंबर 26 एंड 27 जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज,
कॉमर्स एंड ट्रेड रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से संबंधित, कृषि से संबंधित ये सारी सेवाएं जो हैं, सुविधाएं जो हैं, इनसे रिलेटेड राज्य कानून बनाएगा। लेकिन उससे पहले एक लाइन लिखी हुई है, वो लाइन ये लिखी है कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून का सम्मान रखते हुए। यहीं पे है पॉइंट कि जब वहां साफ साफ लिखा है कि राज्य बनाए तो राज्य कर भी सकता है, राज्य अपने आप में बना सकता है, राज्य कर सकता है, राज्य सुविधा दे सकता है, लेकिन राज्य उस चीज को सर्वोपरि रख के ही काम करेगा, उस चीज को एक उच्च स्तर पे रखेगा जो केंद्र ने डिसाइड कर दिया है। तो इसीलिए अब ये जो बात बन रही कि राज्य ये कह देगा, राज्य सरकार का एक हस्तक्षेप कर दिया, राज्य सरकार के अधिकार में, कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं। तो केंद्र सरकार, मेरे को इस बात का बिल्कुल एहसास है कि सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद ये मामला वहाँ जमेगा नहीं और चलेगा भी नहीं, और सुप्रीम कोर्ट इसको एकदम से खारिज कर देगा, क्योंकि संवर्ती सूची के एंट्री नंबर 33 बिल्कुल केंद्र को अधिकार देती है कि वो बना सकता है, वो बनाएगा, और प्राथमिकता भी उसी को मिलनी है, राज्य चाहे कुछ भी करते रहें।